जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है माँ बाप का बंटवारा। घनश्याम जी अभी सुबह की सैर से घर वापस लौटे ही थे। दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था, इसलिए बिना घंटी बजाए घर के अंदर आ गए। उसी समय घनश्याम जी की बहू गुस्से में भड़कते हुए कहती है, अरे हद हो गई, क्या ज़िंदगी भर अब सास ससुर की सेवा ही करते रहेंगे हम लोग। अब तक माँ जी स्वस्थ थीं तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब माँ जी ने बिस्तर पकड़ लिया है तो उनकी सेवा भी हमें ही करनी पड़ रही है। अब बेटे 3 हैं तो माँ बाबूजी का बोझ हम तीनों बराबर को ही पड़ना चाहिए। जब हर चीज़ का बंटवारा कर ही रहे हो तो माँ बाबूजी के रहने का बंटवारा भी लगे हाथ कर ही लेते हैं। बड़ी बहू कविता बोली तो मझली बहू मेघा ने भी उसका साथ दिया। हाँ भाभी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माँ बाबूजी का बंटवारा 3-3 महीने के लिए कर लेते हैं। पहले 3 महीने आप उन्हें रख लेना, शुरुआत आपसे ही करेंगे। इतनी बात सुनकर बड़ी बहू भड़क उठी और बोली, शुरुआत मुझसे क्यों? तुम भी तो पहले उन्हें रख सकती हो ना। तभी बड़ा बेटा योगेश बोला, अरे अब इसमें लड़ाई करने वाली कौन सी बात हो गई। मेरी लोकेश से बात हो गई है, वह भी कल यहाँ पहुँच जाएगा। तो तय करना है, हम सब कल ही कर लेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ, जैसे बचपन में सिक्का उछाल कर डिसाइड करते थे कि कौन पहले खेलेगा कौन बाद में, वैसे ही अभी माँ जी और बाबूजी के नाम का सिक्का उछाल लेते हैं। जिनके हिस्से में उनका नाम आएगा वही उन्हें पहले 3 महीने रखेगा। अभी अभी बाहर से टहल कर आए घनश्याम जी चुपचाप कोने में खड़े अपने बेटे और बहू की सारी बातें सुन रहे थे। दबे पांव सीधे अपने कमरे में जाकर अपनी पत्नी राधा जी से बोले, देख रही हो राधा, यह हमारे वही बेटे हैं जो बचपन में इस बात के लिए सिक्का उछालते थे कि आज बाबूजी के साथ उनके कंधे पर बैठकर मेला देखने के लिए कौन जाएगा। अब हमारे वही बेटे हम लोगों के नाम का सिक्का उछालेंगे कि किसके हिस्से में हमारा नाम आएगा, कौन हम लोगों को पहले रखेगा। क्योंकि कोई भी बेटा अब अपने बूढ़े माँ बाप को अपने साथ रखना नहीं चाहता। अब क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? इस उम्र में जो बच्चे बचपन में तुम्हारा आंचल पकड़कर पीछे पीछे घूमा करते थे, वही बच्चे अब अपने माँ बाप को अपनी संग रखना बोझ समझते हैं। वैसे भी इन दोनों बेटों और बहुओं के झगड़ों तो इतने दिनों से देख रहे हैं। अब तक तो केवल संपत्ति और जायदाद को बंटवारा करने की बात ही चलती आ रही थी, लेकिन उन सब ने से उनका मन नहीं भरा तो अपने माँ बाप को भी बांटने आ गए। क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा किया करते हैं कि उनकी शादी के बाद यह बेटे अपनी पत्नियों की हाँ में हाँ मिलाकर हमारा जीवन दुश्वार कर दें? अपने पति घनश्याम जी की बात सुनकर राधा जी बोली, अजी चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है, लेकिन जब अपनी औलाद ही खोटे दिल की हो तो क्या किया जा सकता है। भगवान सब ठीक करेंगे। मैं तो पहले से ही बीमार पड़ी हूँ। अजी इतनी ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। टेंशन की वजह से कल को आपको कुछ हो गया तो आपका ख्याल कौन रखेगा। अपने पैरों से अपाहिज बिस्तर पर लेटी हुई राधा जी लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, राधा लेकिन मुझसे अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब हमारे बच्चे हमारे भाग्य का फैसला सिक्का उछाल कर करेंगे। अरे हम कोई फुटबॉल है, जब जिसका जी किया आकर के किक मार के चला गया। पता नहीं भगवान ने हमारे भाग्य में और क्या क्या देखना लिखा है। इतना कहकर वे उदास मन से बिस्तर पर जाकर सो गए। उधर हालत से मजबूर राधा जी भी अपने आंसुओं को छुपाती हुई अपने पुराने दिनों की यादों में खो गईं। अरे बधाई हो राधा, बधाई हो, तीसरी बार भी बेटा हुआ है। अरे घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं होगी। जिसके 3-3 बेटे हैं उसकी तो ऐश ही ऐश है। तीनों बेटे इसी बात के लिए झगड़ेंगे कि अम्मा बाबूजी को मैं रखूँगा कि मैं रखूँगा। तीसरा बेटा पैदा होने पर राधा जी की जेठानी ने उन्हें यही कहा था। राधा जी और घनश्याम जी के 3 बेटे और बहुएं हैं। उनके 2 बेटे योगेश और आलोक और उनकी बड़ी बहू कविता और मेघा संयुक्त परिवार का ही हिस्सा हैं।
यह दोनों बेटे अपने पिताजी का कारोबार संभालते हैं, जबकि तीसरा बेटा बेंगलोर में नौकरी करता है, जिसकी प्रेरणा नाम की लड़की से 1 साल पहले ही शादी हुई है। घनश्याम जी की बड़ी बहू और मझली बहू की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। बड़ी बहू कविता जो भी काम करती वह मंझली बहू मेघा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और उधर मेघा कुछ भी कहती तो कविता हमेशा ही उसकी बात को काट दिया करती थी। बहुत बार दोनों बहुएं रसोई में ही कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने लगती थी और पूरे घर को सर पर उठा लेती। इस बात का खामियाजा राधा जी और घनश्याम जी को भुगतना पड़ता था, क्योंकि कविता और मेघा दोनों में से कोई भी अपने बूढ़े सास ससुर को खाना तो छोड़ो चाय नाश्ता देने तक के लिए राजी नहीं होती थी। कितनी बार तो दोनों बहुएं पूरा दिन रसोई में कदम तक नहीं रखती थी और बाहर से खाना मंगवा कर खा लेती थी। अपने पति को भी उन्होंने कहा हुआ था कि दोपहर का खाना बाहर से ही खा लेना, और बच्चों को भी स्कूल में कैंटीन से खाने के लिए पैसे दे दिया करती थी। देवरानी जिठानी को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े, इस कारण परिवार के सभी सदस्यों को घर का बना खाना भी नहीं मिल पाता था। बाकी सब लोग तो बाहर का खाना आराम से खा लेते थे, लेकिन राधा जी और घनश्याम जी को घर का खाना ही पचता था। लेकिन किसी को भी इस बात की रत्ती भर फिक्र नहीं थी। राधा जी खुद ही अधेड़ उम्र में रसोई में जाती और अपने पति घनश्याम जी के लिए हल्का फुल्का खाना तैयार करती, जैसे कि दलिया या खिचड़ी बनाकर ले आती। इस पर भी दोनों बहुएं चिल्लाती, माँ जी खाना बनाने के बाद रसोई कितनी गंदी छोड़ देती हो आप, अब यह सब कौन साफ करेगा। राधा जी की उम्र हो चली थी और ऊपर से शरीर को बीमारियों ने घेर लिया था। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन अब दोनों बहुआं ही सास ससुर को खाना देने से पल्ला झाड़ गईं तो उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ती थी। राधा जी और घनश्याम जी का परिवार उनके पुश्तैनी मकान में ही रहता था। घनश्याम जी अपनी पत्नी राधा जी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, जबकि दोनों बच्चे ऊपर वाले मंजिले में बने कमरों में रहते थे। वैसे तो ये मकान इतना बड़ा था कि दोनों बहुओं को ऊपर के कमरे में रहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई भी बहू अपने सास ससुर के साथ नीचे रहने को तैयार नहीं थी, क्योंकि अक्सर राधा जी और घनश्याम जी से मिलने के लिए उनके रिश्तेदार आया करते थे। ऊपर रहते हुए उन्हें मेहमानों को चाय नाश्ता भी नहीं करवाना पड़ता था। वे जानती थीं कि जो भी नीचे के कमरे में रहेगा उनकी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, और कोई भी अपनी आज़ादी को खोना नहीं चाहता था। दोनों बहुओं को बाहर घूमना फिरना मौज मस्ती करना बहुत पसंद था, इसलिए अक्सर घर में खाना नहीं बनता था। यही बात घनश्याम जी को अंदर ही अंदर हमेशा कचोटती रहती थी। उनकी पत्नी के बीमार होने पर भी उन्हें घर का पूरा काम और रसोई का काम करना पड़ता था। इसलिए बहू की हरकतों से तंग आकर एक दिन घनश्याम जी अपने दोनों बेटों को बुलाकर बोले, योगेश और आलोक, तुम जानते ही हो कि तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम्हारी पत्नियाँ अक्सर बाहर चली जाती हैं ताकि उन्हें रसोई में खाना ना बनाना पड़े और घर का काम ना करना पड़े। लेकिन यह बात बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर तुम दोनों बहुओं की आपस में नहीं बनती तो वह घर का काम बांट लें। सुबह की रसोई कविता संभाल लिया करेगी और शाम की रसोई मेघा। लेकिन यूँ रसोई के काम से बचते रहना कहाँ की अक्लमंदी है। पिता की बात सुनकर दोनों बेटों ने अपनी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की। पहले तो दोनों यह बात समझने को तैयार नहीं थीं, लेकिन 2-3 दिन के पश्चात जब दोनों बेटों की बाहर खाना खाने के साथ एक साथ ही तबीयत खराब हो गई तो दोनों बहुओं ने घर के काम को बांट लिया। कविता सुबह का चाय नाश्ता बनाती और मेघा रात का। दोनों में रसोई को एक दूसरे का मुंह ना देखना पड़े। सुबह और शाम दोनों वक्त का खाना उन्हें समय पर मिलने लगा, लेकिन प्यार और सम्मान के साथ नहीं। दोनों बहुएं अपनी सास ससुर से बात करना भी पसंद नहीं करती थीं। एक दिन राधा जी ने अपनी छोटी बहू मेघा को बस केवल इतना कहा कि बहू, आज की चाय में थोड़ी शक्कर ज़्यादा थी, मुझे डायबिटीज़ की शिकायत है,
तो चीनी थोड़ा कम ही डाला करो। राधा जी के इतना कहते ही मेघा ने बवाल मचा दिया और बोली, माँ जी आप एक काम क्यों नहीं करती? आप दोनों समय का चाय नाश्ता खाना अपनी लाडली बहू से ही क्यों नहीं बनवा लेती? वह तो मुझसे भी अच्छा चाय नाश्ता देती होगी आपको, इसलिए तो मेरे चाय में नुक्स निकाल रही हो। एक तो इस बुढ़ापे में आपकी सेवा और खिदमत करो, ऊपर से इनकी 4 बातें भी सुनो। जरा रसोई में आकर तो देखिए कितनी गर्मी है। एक तो इतनी गर्मी में सबके लिए चाय नाश्ता बना रही हूँ, ऊपर से आप मुझे नखरे दिखा रही हैं। अगर यूँ ही मेरे चाय नाश्ते में आपको नाक मुंह चढ़ाना है तो मुझसे नहीं होगा। आप दोनों के लिए चाय नाश्ता बनाने का काम बनवा लीजिए अपनी लाडली बहू से ही। उधर जब बड़ी बहू कविता को ये बात पता चली कि मेघा ने माँ जी से ऐसी बातें कही हैं और कहीं सास ससुर के दोनों वक्त का खाना उस पर ना आ जाए, यह सोचकर वह बोली, माँ जी जो मिले खा लिया कीजिए, क्यों बेवजह से मतलब की रोका टोकी करती रहती हो? आपको मालूम है हम दोनों तो बाहर भी खाना मंगवा कर खा लेंगे, लेकिन आप लोगों को खाना बाहर से नहीं चल सकता, क्योंकि आपको वैसे भी डॉक्टर ने काफ़ी चीज़ों से परहेज करने को कहा है। अब रोज़ रोज़ घर में खाना बन रहा है तो उसमें भी आपको नखरे हैं। उसी दिन घनश्याम जी और राधा जी समझ चुके थे कि अब उनके बेटे बहू के लिए वह बोझ से ज़्यादा और कुछ नहीं है। राधा जी जो पहले से बीमार चल रही थीं, आए दिन होने वाले दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर पाईं। एक दिन अचानक उनकी डायबिटीज़ इतनी बढ़ गई कि उनका शरीर लकवाग्रस्त हो गया। अब उनके शरीर का आधा हिस्सा बेकार हो गया और वे व्हील चेयर पर आ गईं। अभी तक तो जैसे तैसे वे अपना काम कर लिया करती थी, लेकिन लकवाग्रस्त होने के बाद अब वह दोनों बिल्कुल ही अपनी बहू के रहमो करम पर आश्रित हो चुके थे। राधा जी बेबस होकर कभी अपने बिस्तर पर तो कभी व्हील चेयर पर ही पड़ी रहती। घनश्याम जी अपनी पत्नी का ध्यान रखने के लिए अब घर पर ही रहने लगे थे, क्योंकि बहुओं से तो बड़ी मुश्किल से ही उन्हें 2 वक्त का खाना दे जाती थी। एक बार रोटी देकर गईं, फिर दोबारा कमरे में झांकती तक नहीं थी। घनश्याम जी के घर बैठने के कारण उनके दोनों बेटों योगेश और आलोक ने अब व्यवसाय को लेकर लड़ाई शुरू कर दी। योगेश ने इल्ज़ाम लगाया आलोक दुकान से ज़्यादा पैसे उठाता है, जिसकी वजह से हिसाब किताब में गड़बड़ी हो रही थी, और आलोक कहने लगा कि योगेश झूठ बोल कर झूठ इल्ज़ाम लगा रहा है। खैर सारी बातों का निचोड़ यही निकला कि दोनों भाइयों को अब अलग हो जाना चाहिए और अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। योगेश का कहना था कि अब मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा है। अगर आलोक इसी तरह दुकान से पैसे निकालता रहा तो वह एक दिन दूर नहीं जब खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए बंटवारे में ही फ़ायदा है, ताकि हम दोनों अपने अपने पैसे बचा पाएँ। दोनों ने मिलकर फैसला कर लिया कि जब दुकान में हम दोनों संभाल रहे हैं तो दुकान के केवल 2 ही हिस्से किए जाएंगे, क्योंकि तीसरा भाई तो बेंगलोर में नौकरी करता है। दोनों ने मिलकर पुश्तैनी मकान और गांव में 20 बीघा जो खेत है उसका फैसला भी खुद ही कर लिया। पुश्तैनी मकान एक के हिस्से आ गया और गांव की ज़मीन दूसरे बेटे के हिस्से आ गई, क्योंकि तीसरे भाई लोकेश का अपना मकान बेंगलोर में ही बना लिया था, इसलिए उसे मकान की ज़रूरत नहीं थी। हालांकि गांव की ज़मीन के बारे में उन्होंने विचार किया, जिसके 3 हिस्से किए जाने चाहिए, जो तीनों भाइयों में बराबर बराबर बांट दिए जाएं। ऐसा बंटवारा सुनकर दोनों बहुएं बड़ी ही खुश हो गईं। मेघा अपने पति आलोक से बोली कि मैं तो कब से अलग होना चाहती थी, अगर आप ही नहीं मान रहे थे। देखा आज कैसे बड़े भैया ने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि मैं भी जानती हूँ वह कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। वह हर महीने दुकान से ज़्यादा पैसे उठाते थे, लेकिन आपने तो कभी उनसे हिसाब नहीं मांगा। हिसाब मांगना तो दूर, सीधा आप पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। दूसरी ओर योगेश की पत्नी कविता यह सोचकर खुश थी कि रोज़ रोज़ अपनी देवरानी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, और बोली, मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि यह दोनों पति पत्नी 1 नंबर के चोर हैं। अच्छा हुआ इनसे छुटकारा मिल जाएगा। दोनों बेटे इतने खुश थे कि अलग होने की खुशी में वे माता पिता को जैसे भूल ही चुके थे। घनश्याम जी और राधा जी बैठे बैठे सब देख रहे थे और उनकी बातें भी सुन रहे थे।
मन ही मन सोच रहे थे कि जो बेटा बहू हमें अपने साथ रखेगा हम खुशी खुशी उनके साथ रह लेंगे। वैसे भी हम बूढ़ों को इस उम्र में चाहिए ही क्या, बस 2 समय की रोटी। इसीलिए आप अपने बहू बेटों से कुछ मत कहिएगा। तभी घनश्याम जी बोले, अरे राधा, मैं बेवजह क्यों बहू बेटों के बीच में फटे में टांग अड़ाने लगा। लेकिन हाँ, अगर बात हमारे वजूद पर आ गई तो मैं चुप नहीं रहूँगा। कुछ देर बाद जब घनश्याम जी बरामदे में टहलने के लिए निकले तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे और बहुएं किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। वे सोचने लगे कि आज तक जिन बेटे और बहुओं में 36 का आंकड़ा था, आज हर चीज़ का बंटवारा और फैसला करने के लिए कैसे चारों साथ में बैठकर आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी उनके कानों में बड़ी बहू कविता के स्वर गूंजे। कल देवर जी के आने के बाद माँ की और पिताजी के नाम का सिक्का उछाल लेंगे। जिसके हिस्से में भी उनका सिक्का आएगा वे दोनों उसी के साथ 3 महीने रहेंगे। तभी मेघा बोली, भाभी आप फिक्र मत कीजिए, जब सभी चीज़ों का बंटवारा किया गया है तो माँ बाबूजी के रहने का बंटवारा भी बराबर ही करेंगे। किसी एक के माथे नहीं मार देंगे इन दोनों को। दोनों बेटों ने भी अपनी पत्नी की इस बात में सहमति जताई। अपने और अपनी पत्नी के बारे में यह सब बातें सुनकर घनश्याम जी अंदर ही अंदर टूट चुके थे। उनकी तो मानो शरीर से जान ही निकल गई हो। उसी रात को वह जैसे तैसे सो गए, लेकिन अगले दिन सुबह उठे तो गंभीर सोच में बैठे थे कि अब उनके रहने का बंटवारा भी हो जाएगा। यह सोच सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उसी समय उनका सबसे छोटा बेटा लोकेश भी अपनी पत्नी के साथ घर पहुंच गया और सीधा आने पर माँ बाबूजी से मिलने के लिए उनके कमरे में गया और हाँ, अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर परेशान हो गया। फिर अपने पिता से कहने लगा, बाबूजी 1 सप्ताह हो गया माँ को बीमार हुए, लेकिन आपने मुझे फ़ोन करके भी नहीं बताया। यह तो कल बड़े भैया का फ़ोन आया, तब मुझे माँ की हालत के बारे में मालूम पड़ा। इस पर घनश्याम जी बोले, बेटा मुझे मालूम था कि तुम नौकरी में बहुत व्यस्त रहते हो, इसलिए तुझे परेशान करना उचित नहीं समझा। सुबह के 11 बज रहे थे, लेकिन अभी तक किसी ने चाय नाश्ता नहीं किया था। यह जानकर लोकेश की पत्नी प्रेरणा रसोई में सबके लिए नाश्ता बनाने चली गई और थोड़ी देर में माँ बाबूजी के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाकर ले आई और राधा जी को अपने हाथों से गर्मा गर्म नाश्ता खिलाने लगी। उसी समय योगेश और आलोक भी अपनी पत्नियों के साथ घनश्याम जी के कमरे में पहुंच गए और एक दिन पहले संपत्ति के बंटवारे के विषय में जो फैसला उन्होंने लिया था उसे बता दिया। लोकेश यह बात सुनकर हैरान था कि बाबूजी की दुकान, 2 बड़े बड़े मकान और गांव की ज़मीन में से उसके हिस्से में केवल गांव की ज़मीन का तीसरा हिस्सा ही दिया गया है। उसी समय बड़ी बहू कविता बोली, देवर जी अब आप आ ही गए हो तो लगे हाथ माँ बाबूजी के रहने का बंटवारा भी कर देते हैं। हम लोगों ने सोच लिया है कि माँ बाबूजी 3-3 महीने हम सभी के साथ रहा करेंगे और पहले किसके साथ रहेंगे इस बात का फैसला सिक्का उछाल कर किया जाएगा। तभी लोकेश बोला, भाभी यह बात तो ठीक नहीं है, यह दोनों हमारे माँ बाबूजी हैं, कोई घर का पड़ा हुआ फालतू सामान नहीं जिसे आप बंटवारा कर लोगे। कविता बोली, देवर जी आप तो बेंगलोर में रहते हुए नोट गिन रहे हैं, इन दोनों की सारी जिम्मेदारी तो हम ही लोग उठा रहे हैं। फिर लोकेश ने कहा, क्यों भाभी, माँ बाबूजी का जितना खर्चा होता होगा उतना पैसा तो मैं हर महीने बड़े भैया के पास भेजता हूँ, तो फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। अभी ये सब बातें चल ही रही थी कि लोकेश का फ़ोन कॉल आ गया, जिसे अटेंड करने के लिए मैं बाहर बरामदे में निकल आया। फ़ोन पर बात करके पीछे मुड़ा तो देखा उसकी पत्नी प्रेरणा खड़ी थी और आकर अपने पति से बोली, सुनिए जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। लोकेश ने कहा, बोलो क्या बात है। तो प्रेरणा बोली, क्या हम माँ बाबूजी को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ नहीं रख सकते। आखिर बेटा बहू होते हुए किस लिए हैं, हमारा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है उनके लिए। प्रेरणा की बात सुनकर लोकेश के चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोला, मैं भी यही सोच रहा था कि एक बार तुमसे इस बारे में पूछूं। तो प्रेरणा बोली, इसमें पूछने वाली क्या बात है, माँ बाबूजी ने आपको अपने पैरों पर खड़ा करके अपना फ़र्ज़ निभाया, तो अब आप क्या अपना फ़र्ज़ निभाने के लिए अपनी पत्नी से पूछेंगे। कुछ समय बाद लोकेश अपने माँ बाबूजी के पास गया और उन्हें अपने और अपनी पत्नी के मन की बात बताई। अपने बेटे बहू के ऐसे विचार सुनकर घनश्याम जी का हृदय गदगद हो गया
और बोले, तुम जैसा बेटा बहू पाकर मैं तो धन्य हो गया। लोकेश ने कहा, ठीक है बाबूजी, हम आप दोनों का सामान पैक कर लेते हैं। अब आप हमारे साथ बेंगलोर ही चलेंगे। वहाँ चलकर माँ का बड़े अस्पताल में इलाज करवाएंगे। मुझे उम्मीद है कि माँ कुछ ही दिनों में एकदम स्वस्थ हो जाएंगी। अपनी बेटी की ये बात सुनकर घनश्याम जी गंभीर हो गए और बोले, बेटा, लेकिन अभी एक ज़रूरी काम बाकी है। पहले वे काम कर लूँ, फिर हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। कौन सा ज़रूरी काम है पिताजी? बेटा, जब ये काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी तुम लोग जाकर आराम करो। अगले दिन सुबह घनश्याम जी बिना किसी को बताए कहीं चले गए और शाम के वक्त लौट कर आए तो उनके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट थे और चेहरे पर आत्मविश्वास। घनश्याम जी ने तीनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया और बोले कि बंटवारे के विषय में मैंने एक फ़ैसला लिया है। फैसला? अब कौन सा फैसला करना बाकी था? उस दिन हम लोगों ने सब कुछ तो तय कर लिया था, बड़ा बेटा बोला। घनश्याम जी बोले, यह फैसला तुम्हारी तरफ से था, लेकिन मैंने उस फैसले को स्वीकृति नहीं दी थी। आज मैंने कुछ फैसला किया है। मैं इस घर के 3 हिस्से करने जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने कागजात अपने दोनों बेटों की तरफ बढ़ाए। यही बात सुनकर उन दोनों के तो होश ही उड़ गए। चौंकते हुए योगेश बोला, बाबूजी, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस घर के 3 हिस्से करने का क्या मतलब है? छोटे ने तो बेंगलोर में अपना घर बनवा लिया है, फिर इसका इस मकान पर हक नहीं रहता। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, पहले पूरी बात सुन तो लो। मैं केवल इस घर के ही नहीं बल्कि अपनी दुकान को भी 3 हिस्सों में बांट रहा हूँ। गांव का जो मकान और ज़मीन बेचने पर लगा दिया है और सबसे छोटे बेटे लोकेश के साथ मैं अपना एक जॉइंट अकाउंट खुलवा रहा हूँ। गांव के प्रॉपर्टी बेचकर जितना भी पैसा आएगा वह इस अकाउंट में जाएगा, जिससे मेरी पत्नी का अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाएगा। बाकी का बचा हुआ पैसा छोटे का ही होगा। यह बात सुनकर बड़ी बहू और मंझली बहू गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाते हुए बोली, यह तो अन्याय है बाबूजी। हमने जो इतने दिन आपकी सेवा की उसका आपने हमें यही सिला दिया। कौन सी सेवा बहू? हमें 2 वक्त की रोटी कौन देगा? इस बात का फैसला करने के लिए भी तुम लोग सिक्का उछालकर डिसाइड कर रहे थे। अपनी माँ का अस्पताल में अच्छा इलाज कराने की वजह तुम लोगों को बंटवारे की पड़ी थी। तुम्हारी इसी सेवा का परिणाम है कि आज मेरी पत्नी व्हील चेयर पर आ गई। जरा देखो उसकी हालत। ऐसा कहते हुए घनश्याम जी फपक कर रो पड़े। अपने पति को इस तरह रोता देख राधा जी की आंखों में भी आंसू बह निकले। दोनों बहुएं जो अभी तक बहुत खुश थी, घनश्याम जी का फैसला सुनने के बाद अचानक उनकी खुशी गम में तब्दील हो गई। तभी छोटे बेटे लोकेश ने कहा, बाबूजी, हमें जायदाद में से एक पैसा भी नहीं चाहिए। हमें बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए और उम्र भर के लिए आपका साथ चाहिए। फिर घनश्याम जी बोले, लेकिन बेटा, मैं देना चाहता हूँ और तुम मना नहीं करोगे। अगले दिन सुबह घनश्याम जी और राधा जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ बेंगलोर के लिए निकल गए। वहां पहुंचते ही सबसे पहले लोकेश ने अपनी मां राधा जी को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयों के साथ स्पेशल डाइट, खास तरीके की एक्सरसाइज बताई। प्रेरणा ने सब कुछ अच्छे से समझ लिया और अपनी सासू माँ की सेवा में दिन रात कर दिया। कुछ दिनों बाद राधा जी बिल्कुल ठीक हो गईं। अब उनका परिवार हंसी खुशी एक साथ बेंगलोर में ही रहने लगा। तो दोस्तों, घनश्याम जी ने अपने दोनों बेटों को सबक सिखाने के लिए जो उनके साथ किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। और अगर अब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में लगी हुई घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।